हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले 3 लेक्चर वीडियो में 1 से लेकर 15 तक सॉल्व किया गया है। आज से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जा रहा है। देखेंगे, गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर को हम क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप यानी T का मान है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लें तो 273 अर्थात बराबर 300 केल्विन ताप, और 10 मीटर त्रिज्या है। त्रिज्या को R से, R का मान 10 मीटर। त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार दाब को P से लिखते हैं। P का मान 1.66 बार है, और 100 kg हीलियम भरी है। तो हीलियम का भार कितना ग्राम है? तो हीलियम का भार है अर्थात 100 kg हीलियम का भार है। तो हीलियम का भार, गुब्बारे में हीलियम का भार यानी भार जो है 100 kg है। तो यानी हीलियम का भार यानी गुब्बारे में हीलियम, यानी यहाँ पर कहेंगे हीलियम का भार बराबर 100 kg। तो भरी जाए तो पेलोड की गणना कीजिए, जबकि वायु का घनत्व को D से लिखते हैं, और D का मान 1.2 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इतना मीटर क्यूब है घनत्व। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यानी गुब्बारे का आयतन कितना होगा? तो त्रिज्या गुब्बारे का दिया है, यानी यहाँ पर 10 मीटर त्रिज्या वाला गुब्बारा है। तो गुब्बारे का आयतन कितना होगा जिसमें हीलियम 100 kg हीलियम भरा जाए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुब्बारे का आयतन। गुब्बारा गोलाकार होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 3.14, और आर का मान है 10, और 10 का क्यूब। तो 10 का यहाँ पर क्यू कर देंगे, तो 10 का क्यू कर दे तो यहाँ पर 10 × 10 100, यानी 10 का होल क्यूब। अब इसको सब गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, और इसको गुणा कर दें तो 4 एकने 4, और 4 चौको 16, 4 एकने 4 एक 5, और 4 तेई 12, अब 0.3, और गुणे 10 पर घात 1, 10 पर घात 1, 10 पर घात 1 अर्थात 10 पर घात 3 हो जाएगा। अगर इसको काट दिया जाए, यानी काटने के बाद इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी, यानी 4190.5 गुणे 10 पर घात 3, 4000 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अर्थात 4190.5, 4190.5। ये क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो गुब्बारे का आयतन 4190.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, जिसको लीटर में बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो लीटर में बदलेंगे तो 4190.5 गुणे 10 पर घात 3 डेसीमीटर क्यूब, या क्या हो जाएगा? गुब्बारे का आयतन लीटर में निकल जाएगा। तो 10 मीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन 4190.5 गुणे 10 पर घात 3 लीटर आपका हो जाएगा। अब गुब्बारे में भरी हीलियम का भार कितना होगा? क्योंकि 100 ग्राम हीलियम भरना है, तो गुब्बारे में भरी हीलियम का भार
तो गुब्बारे में भरी हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है H, तो हीलियम का भार, तो भार निकालना है तो आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण भार के पदों में होता है PV = W/m/RT। तो PV = W/m/RT, हमको भार चाहिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा WRT और अपान PV। वैल्यू को पुट करें, W का मान स्मॉल w, तो स्मॉल w का मान चाहिए, तो स्मॉल w कितना है वही हमें ज्ञात करना है। देखो हीलियम का और भार यहाँ अगर बात करें तो दाब कितना है 1.66 बार, तो 1.66 बार दाब है। और आयतन कितना है, तो आयतन V का मान देखो 4190.5 गुणे 10⁻3, 4190.5 गुणे 10⁻3 बराबर ये हीलियम का भार W और ये यम क्या है और भार, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, तो यम के जगह पर हीलियम का परमाणु भार 4 और R गैस नियतांक, और गैस नियतांक का मान होता है 0.0821 और T परम ताप, अब परम ताप का मान जो है ये 300 केल्विन हो गया, तो परम ताप का मान 300 केल्विन हो गया, तो यहाँ पर भार का मान आ जाएगा लगभग यानी 1117 kg हो जाएगा, यानी भार ग्राम में आएगा, जिसको किलोग्राम में बदलेंगे तो W का मान 1117.47 kg क्या हो जाएगा। गुब्बारे में भरी हीलियम का भार 1117.47 kg, यानी इसको गुणा करके इससे भाग दे देंगे तो आपका भार आ जाएगा 1117.47 ग्राम में आएगा, उसको किस में चेंज कर लेंगे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो किलोग्राम में यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेलोड की गणना कीजिए, तो पेलोड किसे कहते हैं विस्थापित वायु के भार, यानी गुब्बारे के भार और विस्थापित वायु के भार के अंतर को, तो अंतर को हम पेलोड कहते हैं। तो देखो गुब्बारे में भरी हीलियम का भार, वायु का भार यहाँ पर, तो यहाँ पर हम निकालने था गुब्बारे का कुल द्रव्यमान, तो गुब्बारे का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम हीलियम भरी है, किलोग्राम हीलियम भरी है, और गुब्बारे में भरी गैस का भार इतना है, तो इस भार को और इस भार को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा गुब्बारे का भार निकल जाएगा। तो गुब्बारे का भार निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुब्बारे का भार। देखो अब एक बार निकाला विस्थापित वायु का भार, तो पहले गुब्बारे का भार निकालना है, तो गुब्बारे का भार, तो गुब्बारे में भरी हीलियम का भार कितना है टोटल, तो पहले 100 kg हीलियम भरी जाता है, तो 100 kg ये हो गया, और गुब्बारे का टोटल भार हो आपका हो गया, यहाँ निकालें 1117.47 1117.47 kg या भी और kg या भी, दोनों kg और kg में। अब इन दोनों को क्या किया जाए, यानी ऐड कर दिया जाए, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो देखो यहाँ पर 0.477, ठीक है, यहाँ पर देखो 1117 और यहाँ पर क्या करना है 100 जोड़ना है, तो यहाँ पर 7 1 और 0 1 और 1 2 और 1 अर्थात 1217.47 kg हो जाएगा किसका गुब्बारे का भार। अब हम क्या निकालें विस्थापित वायु का भार,
तो विस्थापित वायु का भार, तो विस्थापित वायु का भार बराबर क्या होता है, यानी आयतन गुणे घनत्व। तो विस्थापित वायु का भार, विस्थापित वायु का भार, तो विस्थापित वायु का भार। अब यहाँ देखो इससे निकाल लगा रहे हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो भार बराबर घनत्व गुणे आयतन, तो आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन कितना है बाबू, तो देखो यहाँ पर आयतन दिया होगा, तो यहाँ पर गुब्बारे का आयतन है 4190, यानी गुब्बारे का आयतन तो 4190.5 दिया है। 4190.5 मीटर क्यूब है, तो 4190.5 मीटर क्यूब। अब गुणे घनत्व, यानी घनत्व दिया है 1.2, तो 1.2, इन दोनों को आपस में क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 का 0 6, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 12 नवा 108, आपका 108 हो गया, तो 10, 12 करने 12 10, 22 के 2 बचा 2, आप 12 चौको 48 और 2 50, तो यहाँ पर 50 हो गया। करेंगे बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 5028.6 आपका गुब्बारे का भार। अब देखो, अब पेलोड निकल जाएगा, तब पेलोड बराबर गुब्बारे का भार इतना माइनस विस्थापित वायु के भार, दोनों को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, पेलोड निकल जाता है। तो पेलोड निकल जाएगा तो 5228 आपका केजी हो जाएगा। तो गुब्बारे का पेलोड, गुब्बारे का पेलोड कितना होगा, तो लिखेंगे अतः गुब्बारे का पेलोड, तो गुब्बारे का पेलोड, तो विस्थापित वायु का भार बराबर 5028.6, और गुब्बारे का भार तो कितना है 1217.47। अब घटा दिया जाए तो इसको 0 भी कर सकते हो, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 1 पॉइंट, 8 में 7 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ बचा 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, अर्थात 3811.17 क्या हो जाएगा, पेलोड। अर्थात पेलोड का मान कितना होगा, 3811.13 पेलोड। यानी पेलोड किसे कहते हैं, तो विस्थापित वायु के भार और गुब्बारे के भार के अंतर को पेलोड कहते हैं। तो यहाँ पर हम पेलोड की गणना कर लिए। तो यह क्वेश्चन संख्या कितना था, 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 16, इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ देखेंगे क्वेश्चन संख्या 17, क्वेश्चन संख्या 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब पर 8.8 ग्राम CO2 8.8 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। द्वारा
घेरे गए आयतन, तो घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। तो घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन संख्या 17 है। देखो 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कर रहा है 31.1 डिग्री सेल्सियस ताप। कैलकुलेशन इसको कर रहा है टी बराबर 31.1 का इसमें 273 को जोड़ दें तो 0.1 और 3 और 1 4 और 7 3 10 का 0 1 और 2 और 1 3 304.1 केल्विन। ये आपका हो गया टेम्परेचर। एक बार दाब P का मान 1 बार और भार है W 8.8 ग्राम। अब यहाँ पर अणुभार निकालना है, अर्थात CO2 का अणुभार को स्मॉल m से। अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 16 दूनी 32, 32 12 44। अब घेरे गए आयतन की गणना कीजिए, आयतन को V से। तो V बराबर क्या, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV = W/m/T। हमको क्या चाहिए बाबू, V आयतन, हमको वॉल्यूम चाहिए। तो ये देखो वॉल्यूम है, तो इसको P का इसमें डिवाइडेशन कर दें। तो आयतन V = W/RT और अपान m × P। वैल्यू को पुट करें। W की वैल्यू है 8.8 ग्राम, R की वैल्यू होती है 0.0821 और टेम्परेचर T की वैल्यू होती है 304.1। अब बटा अणुभार है 44, तो 44 और P दाब का मान है 1 बार। तो आयतन V = इसको टोटल को 44 दूनी 88 0.2। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए, तो इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो लगभग 5.05 डेसीमीटर क्यूब, या इसी को क्या कहते हैं बाबू, लीटर। तो ये लीटर हो गया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घेरा गया आयतन V बराबर कितना लीटर, तो 5.05 लीटर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन संख्या 17 था। क्वेश्चन संख्या 18 देखेंगे। समान दाब पर किसी गैस के किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान का 2.9 ग्राम द्रव्यमान का 95 डिग्री सेल्सियस तथा 0.184 ग्राम डाईहाइड्रोजन 184 ग्राम डाईहाइड्रोजन का मतलब होता है H2, डाईहाइड्रोजन H2 तथा 4 ग्राम डाईऑक्सीजन का मिश्रण तथा कितना ग्राम, तो 4 ग्राम ये डाईऑक्सीजन है, ये डाईऑक्सीजन है अर्थात O2 और ये 4 ग्राम
डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन का मतलब H2। तो डाई हाइड्रोजन H2 का 17 डिग्री सेल्सियस पर आयतन समान है, का 17 डिग्री सेल्सियस पर आयतन समान है। तो आयतन समान है। बताइए कि गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। बताइए कि गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। देखो इसमें क्या करा है, समान दाब पर किसी गैस के, यानी दो गैसों का दाब आपस में बराबर है, 2.9 ग्राम द्रव्यमान, 2.9 ग्राम द्रव्यमान है तथा 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर पहला यानी किसी गैस के लिए, किसी गैस के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी गैस के लिए। कोई गैस है और उस गैस का द्रव्यमान कितना है, 2.9 ग्राम। तो 2.9 ग्राम W का मान, और टेम्परेचर कितना है 95। तो T बराबर 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो 5 3 8 और 9 और 7 16 के 6 1 और 2 और 1 3। तो 368 केल्विन, 368 केल्विन हो गया। तो 368 केल्विन हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, तो PV = भार के पदों में W/m/RT। तो देखो यहाँ पर दाब समान है और यहाँ पर आयतन समान है, यानी ये किसी गैस और ये दोनों गैसों के मिश्रण का दाब और आयतन आपस में क्या है, समान है। तो समान है तो P और V में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब W भार का मान 2.9 और अणु भार m हो गया, और R रहने दो, और T का मान 368 केल्विन। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहेंगे, अब दो गैसों का मिश्रण है, O2 का और H2 का मिश्रण है, अर्थात O2 और H2 गैस का मिश्रण है। O2 का और H2 दो गैसों के मिश्रण हैं। पंचानवे डिग्री सेल्सियस तथा 0.184 ग्राम डाई ऑक्सीजन को 17 डिग्री से, ये नहीं है बाबू, क्वेश्चन ये नहीं है। 95 डिग्री सेल्सियस तथा इतना ग्राम डाई ऑक्सीजन को कितना 17 डिग्री सेल्सियस आयतन पर समान है। हाइड्रोजन नहीं है, तो अब किसके लिए, अब यहाँ पर यानी 95 डिग्री सेल्सियस और इतना ग्राम डाई हाइड्रोजन, इतना ग्राम डाई हाइड्रोजन, क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। डाई हाइड्रोजन का मतलब H2। एक बार और क्वेश्चन देखेंगे, समान दाब और समान आयतन पर किसी गैस, तो किसी गैस के लिए समीकरण 1 हो गया। इतना ग्राम डाई हाइड्रोजन अर्थात किस गैस के लिए, अब H2 गैस के लिए, तो H2 गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के कितने ग्राम, तो 0.184 ग्राम। तो W बराबर 0.184 ग्राम।
को 17 डिग्री सेल्सियस ताप, तो T बराबर 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 7 3 10 का 0 1, 7 और 1 8 और 1 9 अर्थात 290 केल्विन पर आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण से PV = W, W का मान है 0.184 और हाइड्रोजन है तो लिखेंगे H2 का अणु भार। तो H2 का अणु भार m बराबर कितना होता है 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो अणु भार यहाँ पर 2 इंटू R और टेम्परेचर 290 है तो गुणे 290, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो प्रश्नानुसार समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष PV और PV बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो PV इधर भी है, PV इधर भी है, तो PV का इसका मान है 2.9/m, यही m हमें निकालना है। गैस का मोलर द्रव्यमान R इंटू 368 बराबर इधर है, यहाँ पर 0.184/2 इंटू R गुणे 290। अब देखो बाबू R से R कैंसिल, ठीक है, भाई त्रियक गुणा कर दो, तो त्रियक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर m बराबर, त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 18 के 8 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और गुणे 368, ये यहाँ पर चला गया, इसका भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.184 और गुणे 290। अब इसका दोनों का गुणा करके, इनका दोनों का गुणा करके भाग दे देंगे, तो अगर भाग देते हैं तो लगभग 40 ग्राम आ जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल। ये आपका किसी गैस का अणु भार, किसी गैस का अणु भार जो है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल के मान के बराबर होगा। ये क्वेश्चन संख्या कितना था? तो क्वेश्चन संख्या 18 था। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 19 क्या कर रहा है, एक बार दाब पर डाई हाइड्रोजन, एक बार दाब पर डाई हाइड्रोजन का मतलब H2 तथा डाई ऑक्सीजन के मिश्रण, तथा डाई ऑक्सीजन का मतलब O2 के मिश्रण, O2 के मिश्रण का 20% डाई हाइड्रोजन भार से, 20% डाई हाइड्रोजन कोष्ठक में भार से, यानी हाइड्रोजन 20 ग्राम है और शेष क्या है ऑक्सीजन, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो भार से उपस्थित है, भार से उपस्थित है, तो भार से उपस्थित है। आगे कराए तो डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब बताओ, तो H2 का आंशिक दाब, H2 का आंशिक दाब ज्ञात करो, H2 का आंशिक दाब ज्ञात करो। तो देखेंगे कैलकुलेशन, एक बार दाब है, तो देखो ये हम न्यूमेरिकल यानी बताए हैं, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम में आंशिक दाब एक फार्मूला बताया है, उस गैस के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या गुणे कुल दाब।
ये हम फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं, तो उसी फार्मूले से ये आंशिक दाब निकल जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 20% है, तो H2 का द्रव्यमान, तो H2 का द्रव्यमान 20% का मतलब 20 ग्राम। अब O2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज है तो 100 में से हाइड्रोजन के द्रव्यमान को घटा दे तो 80 ग्राम हो जाएगा, तो 80 ग्राम हो जाएगा। अब इस दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो, तो H2 का मोल संख्या, तो H2 का मोल संख्या अर्थात NH2 बराबर भार बटा अणुभार, भार कितना है 20, और अणुभार हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु भार 1, 2 है तो 2 बराबर 10। अब देखो O2 का मोल संख्या, O2 का मोल संख्या, तो O2 का मोल संख्या NO2 बराबर भार बटा अणुभार, भार कितना है 80, अणुभार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 16 दूनी 32, O2 है 1 का 16, 2 है तो 32, तो 16 दूनी 32 अर्थात 32 दूनी 64 अर्थात लगभग 2.5, ये O2 का हो गया। अब यहाँ पर मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के लिए दोनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात NH2 प्लस NO2, H2 का है 10, O2 का है 2.5 बराबर 12.5। अब देखो आंशिक दाब का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, आंशिक दाब बराबर उस गैस के मोलों की संख्या, तो किसका निकालना है, H2 का आंशिक दाब, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या NH2 बटा कुल मोलों की संख्या अर्थात हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का कुल मोलों की संख्या, गुणे आपका होता है कुल दाब, तो गुणे कुल दाब, तो कुल दाब कितना है, तो गुणे यहाँ पर कुल दाब, तो कुल दाब ये फार्मूला बताया जा चुका है। आंशिक दाब बराबर उस गैस के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या गुणे कुल दाब, और यहाँ पर देखो कुल दाब कितना दिया है 1 बार, तो P बराबर 1 बार। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो आंशिक दाब को स्मॉल p से लिखते हैं, हाइड्रोजन का है तो PH2, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, तो हाइड्रोजन का मोल है 10 बटा मिश्रण के मोलों की संख्या तो 12.5, और कुल दाब कितना है तो 1, तो इतना हो गया। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें 100 बटा 125, अब 100 में 125 से भाग देंगे तो लगभग 0.8 बार आपका आंसर, तो 0.8 बार आपका आंसर हो जाता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह के कई क्वेश्चन आपके किताबों में मिलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 20वां क्या कर रहा है, PV² T² PV² T² बटा कितना हो जाता है V² T बटा n स्मॉल n। राशि के लिए SI इकाई क्या होगी, राशि के लिए SI इकाई क्या होगी, क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। राशि के लिए SI इकाई के मान की गणना करना है, तो देखो आंसर PV² T² n। P क्या होता है दाब, और दाब P = होता है F/A।
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो P के जगह पर लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मीटर पर -2। और आयतन का मात्रक होता है कितना? तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब का होल स्क्वायर है। और टेम्परेचर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, तो ताप का मात्रक होता है केल्विन और केल्विन का स्क्वायर और बटा यन। यन क्या होता है? यन का मतलब मोल होता है, तो यहाँ पर हो गया मोल। अब मात्रक को 1 पास कर लें तो न्यूटन इंटू मीटर पर -2। अब मीटर पर स्क्वायर करेंगे तो मीटर पर आपका 6 हो जाएगा, 3 3 6। और यहाँ पर केल्विन स्क्वायर है, बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल। अब देखो 6 मीटर में से 2 मीटर घट गया तो कितना मीटर बचा? 4। तो यहाँ पर हो गया न्यूटन मीटर पर पावर 4 केल्विन स्क्वायर प्रति मोल। तो इस राशि का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर केल्विन स्क्वायर प्रति मोल हो गया। ये 20वां क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 21 का रहा है, चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाइए कि चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाइए कि न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं। परम ताप किसे कहते हैं? तो वह ताप जिसका शून्यांक -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऐसे ताप को परम ताप कहते हैं। और डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो 273 जोड़ दिया जाता है। तो 273 जोड़ दिया जाता है तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, देखो लिखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन घट करके 0 हो जाता है और ताप को और अधिक कम करने पर आयतन का मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। यही इसको लिखेंगे। आंसर इसका क्या लिखेंगे? चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाइए कि न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर क्या कहेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन घट करके क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ताप को और अधिक कम करने पर आयतन का मान जो होता है वह ऋणात्मक प्राप्त होने लगता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन संख्या आपका 21 का आंसर हो गया। केवल बस 2 लाइन लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 22, CO2 तथा मीथेन का क्रांतिक ताप क्रमशः। CO2 तथा मीथेन का क्रांतिक ताप क्रमशः 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा दिया है -81.9 डिग्री सेल्सियस। 81.9 डिग्री सेल्सियस है।
इनमें से किसके प्रबल अंतरा आणविक बल है? इनमें से किसके प्रबल अंतरा आणविक बल है? अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल है, तथा क्यों? देखो, परम ताप किसे, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिसको यानी कह सकते हैं, यानी क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे किसी गैस को उससे न्यूनतम ताप पर दाब लगा करके द्रवित कर सकते हैं, लेकिन उस ताप से अधिक ताप पर गैस को दाब लगा करके द्रवित न किया जा सके तो ऐसे ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जिसे TC से व्यक्त करते हैं। क्या बताएं? वह न्यूनतम ताप जिस पर गैस को उसके ताप से कम ताप पर दाब लगा करके द्रवित कर सके, लेकिन उससे अधिक ताप पर दाब लगा करके द्रवित न किया जा सके तो ऐसे ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, जिसे TC से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के क्रांतिक ताप इतना और इतना है, यानी मीथेन के लिए अर्थात CO2 के लिए कैलकुलेशन, CO2 के लिए क्रांतिक ताप TC का मान 31.1 डिग्री सेल्सियस है और CH4 मीथेन के लिए क्रांतिक ताप TC का मान है -81.9 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किसके अंतरा आणविक बल प्रबल होगा और क्यों? तो कहेंगे क्या? क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, तो सब ये माइनस में ये प्लस में है, तो CO2 का क्रांतिक ताप अधिक है। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ही अधिक होगा वह गैस उतना ही सरलता से उस गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारी बात ध्यान समझेंगे, आंसर है जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस को उतना ही सरलता से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः यह केवल तब संभव होता है जब अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है। अतः CO2 में CH4 की तुलना में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। किसकी तुलना में? CO2 की तुलना में। और इस क्वेश्चन चैप्टर का स्टेट ऑफ मैटर का लगभग अंतिम क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन संख्या 23। तो क्वेश्चन संख्या 23 क्या कर रहा है? वान डर वाल स्थिरांकों की भौतिक सार्थकता को समझाइए। वान डर वाल स्थिरांक के भौतिक सार्थकता को समझाइए। तो देखो, वान डर वाल गैस का समीकरण होता है P + V/A² और इंटू V - B = RT। यह वान डर वाल गैस समीकरण है जिसमें A तथा B एक नियतांक है। A तथा B एक नियतांक है। इसी A और B का हमको क्या करना है? उपयोग पढ़ लेना है।
तो इस ए और बी का उपयोग आप बुक से भी देख सकते हो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका ए और बी का उपयोग आप बुक से देख करके लिख लेंगे। तो इस तरह एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर का टोटल क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज का लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही। धन्यवाद।